तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कहानी की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले एक अपडेट निर्भया केस में। निर्भया के वकील एपी सिंह ने आज एक और पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और ये कहा है कि उनके मुवक्किल को मर्सी पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो तिहाड़ जेल से उन्होंने मांगा है। तिहाड़ जेल को लेटर लिखा है, लेकिन तिहाड़ जेल कई दिन हो गए और अभी तक उसने उसका जवाब नहीं दिया। जब तक वो जवाब नहीं आता वो मर्सी या फिर क्यूरेटिव पिटिशन नहीं लगा सकते हैं। और उस लेटर में जो उन्होंने चीज़ मांगी है तिहाड़ से वो ये कि अब तक इन जेल के रहते हुए इन लोगों ने क्या अच्छे काम किए, इनके ऊपर कितनी बार हमला हुआ, कितने बार ये ज़ख्मी हुए, हाथ टूटा, सर फूटा, उन सब का डिटेल उसको आधार बनाकर ये क्यूरेटिव और मर्सी पिटिशन दाखिल करना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम इसीलिए अभी तक नहीं कर पाए, जबकि 1 फरवरी की तारीख है कोर्ट की तरफ से फांसी के लिए। आज ऑलरेडी 24 जनवरी हो चुकी है, मतलब 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो ये ऑलरेडी एक डिले टैक्टिस है। इस पर कोर्ट में वो कह सकते हैं कल को कि मर्सी पिटिशन या क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने में आपने इतना वक्त क्यों लिया। तो उन्होंने उसका ग्राउंड बना लिया, आधार बना लिया कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं। तिहाड़ जेल की तरफ से लेटर का जवाब ही नहीं आया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए। तो जब तक वो मुहैया नहीं कराएंगे तब तक हम अपनी अर्जी में क्या ग्राउंड बनाएंगे। तो ये एक सॉलिड रीज़न भी है क्योंकि कानून जो है वो ये अधिकार देता है। तो इसी बेस पे फ़िलहाल ये चीज़ें लटकी हुई हैं और क्यूरेटिव पिटिशन या फिर मर्सी पिटिशन एक बार वो लेटर आ जाए उसके बाद ही ये दाखिल करेंगे। कल सैटरडे है, कल हो सकता है पटियाला हाउस कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और जो भी ऑर्डर है वो तिहाड़ को या दिल्ली सरकार को जारी करेगी। उसके बाद संडे की छुट्टी है, मंडे को देखिए क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके वही हो रही हैं जो हम लोग पहले बात करते थे कि कैसे फांसी की तारीख को आगे टालते रहना। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन चारों में से किसी का भी किसी कोर्ट में कोई लीगल केस पेंडिंग नहीं है। और इसीलिए उसको देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कल 23 जनवरी को चारों से एक बार फिर उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी कि 1 फरवरी को आपको फांसी होनी है, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, जो काम करने हैं अधूरे वो पूरे करने हैं बताओ। 2 बार, ये शायद इतिहास में बड़ा कम होगा अपने देश में कि किसी मरने वाले से अब तक 2 बार उसकी ख्वाहिश पूछी जा चुकी। पहली बार जब 22 जनवरी की तारीख फिक्स हुई थी तब भी 8 जनवरी को पूछा था तिहाड़ जेल प्रशासन ने, और उस वक्त भी इसलिए पूछा कि उस वक्त उस तारीख में कोई इनका केस पेंडिंग नहीं था। सेम अभी है, आज की तारीख में आज 24 जनवरी है, कोई लीगल केस पेंडिंग नहीं है, इसीलिए जेलर ने कल पूछताछ की। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। 8 जनवरी के बाद जैसे 9 को वो क्यूरेटिव के लिए पहुंच गए थे, कल पटियाला हाउस में सुनवाई है। इसके बाद जेल से जो जवाब आएगा उसके आधार पे क्यूरेटिव के लिए जाएंगे, फिर मर्सी के लिए जाएंगे। तो जैसे ही पेंडिंग हो जाएगा कोई केस तो अपने आप डेथ वारंट टल जाएगा। तो ये सिचुएशन है। 2 बार अब तक मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जा चुकी है। बहुत मुमकिन है तीसरी बार भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए, बहुत मुमकिन है चौथी बार भी पूछी जाए। फिर एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि चारों गुस्से में बोलें कि भैया बार बार ख्वाहिश पूछ के क्यों किस्तों में मार रहे हो, एक ही बार मार दो, क्यों ख्वाहिश पूछ रहे हो। तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। नोएडा का नाम आते ही एक आरुषि केस हम सबके जहन में आता है, इसलिए कि वो एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसके सवाल के तमाम जवाब आज भी नहीं मिलते। ये ऐसी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। असली कातिल कौन है, कौन नहीं है, दोनों सूरत में। पहली सूरत में ये कि कानूनी नज़रिए से देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अपने अपने हिसाब से अपना अपना कातिल उन्होंने चुना हुआ है। कुछ कहते हैं माँ बाप है, कुछ कहते हैं नौकर है, कुछ कहते हैं कोई और है। कानून ये कहता है कि फ़िलहाल आरुषि और हेमराज का कोई कातिल नहीं है। वो इसलिए कि लोअर कोर्ट ने माँ बाप को दोषी माना, उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया और माँ बाप को बरी कर दिया। अब सीबीआई ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, फैसला अभी आया नहीं है। तो फिलहाल आरुषि केस का स्टेटस ये है कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा ये कोई नहीं जानता। उनका कौन कातिल है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से यही है। ये रही बात आरुषि केस की। एक ऐसे ही केस नोएडा में अभी करीब 16-17 दिन पहले हुआ। 6 जनवरी की बात है, आज 24 से 18 दिन पहले। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री बन गई है। और मैंने आरुषि के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए किया है, इसको इसलिए क्योंकि इन दोनों केस में शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं पुलिस के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। कहते हैं आरुषि केस में अगर शुरुआत में 2-3 घंटे जो थे उसमें अगर नोएडा पुलिस ईमानदारी से और अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से जांच कर लेती तो आरुषि केस की मिस्ट्री उसी दिन सुलझ जाती।
पुलिस ने ऐसा किया नहीं। सेम आज की जो कहानी है उसमें भी यही है कि पुलिस ने जांच करने की बजाय एक इनका जो पुराना है सरहदों की लकीरें नापने की लड़ाई, उसमें उलझ गई। शायद ठंड का भी असर है, रात को भटकना नहीं चाहती थी पुलिस, और इसलिए एक केस हो सकता था कि शायद ये मर्डर का इन्वेस्टिगेशन ही ना करना पड़ता और जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो शख्स जिंदा मिल जाता, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। गौरव चंदेल की कहानी है ये। आप लोगों ने तमाम अभी सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह हेडलाइन सुर्खियों में भी है, वारदात में भी हम लोगों ने किया है। गौरव चंदेल की मिस्ट्री है ये, मर्डर मिस्ट्री। आरुषि के साथ कंपैरिजन किया इस केस का, वो इसलिए कि आपको बताया कि शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही बिताई। इसमें भी कैसे लापरवाही की मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गौरव चंदेल की मर्डर मिस्ट्री की बात करूं और गौरव चंदेल का जिस तरीके से कत्ल हुआ है, 21 साल पुराना एक ऐसे ही कत्ल याद आ जाता है। और ये कत्ल था एक आउटलुक मैगजीन, आप सभी जानते होंगे, दिल्ली और देश के बड़े नामी एक कार्टूनिस्ट थे, जर्नलिस्ट इरफान हुसैन। कई बार मिला था मैं उनसे प्रेस क्लब में या फिर ITO पे, जहाँ पे सारे अखबारों के दफ्तर हुआ करते थे। तो वो पहले प्रिंट अखबार में थे, फिर वो उन्होंने आउटलुक मैगजीन ज्वाइन कर लिया। इरफान हुसैन, मीडिया में उनका अच्छा खासा नाम, नहायत शरीफ इंसान। 8 मार्च 1999 को दिल्ली प्रेस क्लब से, जो कि आपके रायसीना रोड के करीब है, उस प्रेस क्लब से ये निकलते हैं घर जाने के लिए। रात का वक्त था। आधे रास्ते में जब ये प्रेस क्लब से निकलते हैं तो अपनी बीवी को फ़ोन करते हैं, मुनीरा उनकी वाइफ का नाम, और वो कहते हैं कि मैं निकल चुका हूँ और अगले 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। अक्सर उनका रूटीन यही था कि घर पहुँचने से पहले और निकलने के बाद वो फ़ोन करते थे। मुनीरा भी इत्मीनान में हो गई कि चलो इरफान का फ़ोन आ गया, वो घर आ रहे हैं। उसके बाद साथ खाना खाएंगे, तैयारी करने लगी। लेकिन वक्त बीतता गया, इरफान घर नहीं पहुँचे। 1, 2, 3 घंटा हो गया। अब इरफान के मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं तो इरफान का मोबाइल भी नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ। मुनीरा घबरा जाती है, इरफान के दोस्तों से बात करती है, जो प्रेस क्लब में जो लोग साथ थे उनसे बात करती है। इसके बाद वो सारे दोस्त और मुनीरा खुद, वो लोग निकल लेते हैं घर से और इरफान को ढूंढने लगते हैं। प्रेस क्लब से लेकर इरफान का जो घर था गाज़ियाबाद में, वहाँ तक ये लोग उस रास्ते पे पूरा ढूंढते हैं, पर इरफान कहीं नहीं मिलता, न इरफान की गाड़ी मिलती है। इरफान अपनी कार को ड्राइव कर रहे थे। सुबह तक ढूंढने के बाद भी जब इरफान नहीं मिलता तो फिर मुनीरा जाकर पुलिस स्टेशन में इरफान हुसैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। चूँकि मामला एक जर्नलिस्ट का था, एक कार्टूनिस्ट का था, और उस वक्त एक ऐसी भी चीज़ थी कि एक कार्टून को लेकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इरफान हुसैन को धमकी भी दी थी। तो मामला कुछ लोगों ने उससे भी जोड़कर देखना शुरू किया। पुलिस को भी लगा कि ये सेंसिटिव केस है, पुलिस अपनी जांच में जुट गई। लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन बीत गए, इरफान का कुछ पता नहीं चला। तब मैं जनसत्ता में हुआ करता था, इस स्टोरी पे लगातार काम कर रहा था। 8 मार्च को इरफान गायब हुए थे। 13 मार्च की सुबह सुबह एक अपना सोर्स पुलिस अफसर, उनका फ़ोन आता है कि ये गाज़ीपुर है, एक आप दिल्ली और जो गाज़ियाबाद को जोड़ता है हाईवे, अब तो बहुत अच्छा बन गया है, वो मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो तब ये गाज़ीपुर अनाज मंडी, या फिर ये जो मुर्गा मछली की अब ये मंडी हो गई, पहले दिल्ली में बिकती थी, अब ये शहर के बाहर कर दी गई। तो ये मंडी उस वक्त बनी नहीं थी, तैयारी चल रही थी उसको बनाने की। तो गाज़ीपुर में बड़ा सन्नाटा हुआ करता था। तो गाज़ीपुर नेशनल हाईवे के किनारे एक लाश मिलती है 5 दिन बाद इरफान हुसैन की गुमशुदगी की। लाश की हालत बहुत बुरी थी, लाश लगभग सड़ चुकी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने आपको कई बार 1-2 शायद ऐसी कहानी बताई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मक्खियाँ एक साथ नहीं देखी जो उस दिन मैंने उस लाश पे देखी थी। बुरी तरह से हाथ पैर बंधे हुए थे, पूरे जिस्म पे करीब 28 चाकुओं के निशान थे, और वो पता चला कि इरफान हुसैन की लाश है। तमाम जगह ढूंढा गया, लेकिन वो लाश नेशनल हाईवे के किनारे पड़ी हुई थी और वो 5 दिन तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। और उस लाश को देख के लग रहा था कि ये तभी से पड़ी हुई है, यानी जिस दिन से इरफान हुसैन गायब हुए 8 मार्च से। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि चाकू से गला काटा गया, चाकू से पूरे जिस्म में बड़ा टॉर्चर किया गया, मारा गया। तो अब ये हो गया कि इरफान का कत्ल हो गया, लेकिन इरफान की गाड़ी, इरफान का मोबाइल, इरफान की गाड़ी में रखा लैपटॉप, ये सारी चीज़ें गायब थी। बाद में तफ्तीश हुई धीरे धीरे। अजीब केस का ये पहलू ये था
कि उस गाड़ी का एक स्टीरियो पानीपत में मिलता है, किसी एक दुकान में किसी ने बेचा था। गाड़ी के कुछ पार्ट्स वेस्टर्न यूपी में मिलते हैं, गाड़ी ईटानगर में मिलती है। तो अलग अलग स्टेट में ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन लोगों के ज़रिए फिर पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और पुलिस चार्जशीट बनाती है कि इन्हीं 5 ने, ये लुटेरे थे, लूट के मकसद से इन्होंने कत्ल किया। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, कोर्ट में मामला चलता है, लेकिन पुलिस ने शायद अपना पल्ला झाड़ लिया था। कोर्ट में केस ठहरता नहीं है। अदालत सबूतों के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए शक के बिना पर इरफान हुसैन के कत्ल के जुर्म में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन 5 को बरी कर देती है और कहती है कि आप सही कातिल तक नहीं पहुंचे। 1999 में यह कत्ल हुआ था। आज 2020 से 21 साल हो गए। 21 साल के बाद भी आज ये पता नहीं है कि इरफान हुसैन का कातिल कौन है। अब मैंने यहाँ पे गौरव चंदेल के कत्ल की कहानी सुनाने से पहले इरफान की कहानी क्यों सुनाई, उसकी वजह यह है कि ठीक इसी तरीके से इरफान अपने प्रेस क्लब से निकले थे। गौरव चंदेल 6 जनवरी 2020 को गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, वहाँ उनका दफ्तर था। वो अपने दफ्तर से रात 8 बजे निकलते हैं। वो एक हेल्थ शायद इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें उसके रीजनल मैनेजर अच्छी खासी पोस्ट पे काम कर रहे थे। 40-42 साल उम्र गौरव चंदेल की, शादीशुदा, बीवी, बेटा। गुरुग्राम से निकले रात 8 बजे, 6 जनवरी। इसी निकलने के बाद वो अपनी बीवी प्रीति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से निकल चुका हूँ। तो गुरुग्राम से जो उनका घर है वो नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं और आजकल जो ट्रैफिक होता है रात 6 बजे के बाद, वो चूँकि ऑफिस की छुट्टी होती है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो रफली गुरुग्राम से घर तक की दूरी गौरव चंदेल 2 घंटे में पूरी किया करते थे। कभी 1.25 घंटा लग जाता था, कभी 2 घंटा, कभी ट्रैफिक नहीं हो तो 1.5 घंटा, लेकिन एवरेज 2 घंटा। तो प्रीति को ये लग गया कि 10 बजे तक ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि 8 बजे फ़ोन आया था। प्रीति बेफिक्र रहती है। इसके बाद दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। अब गौरव करीब रात 10 बजे घर नहीं बच चुका था, घर नहीं पहुंचते। 5, 10, 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो प्रीति भी बेफिक्र थी, लेकिन 10:30 बज गए। 10:30 बजे भी गौरव घर जब नहीं पहुंचे तो प्रीति ने गौरव चंदेल को मोबाइल पे कॉल किया, पूछा आप कहाँ हैं। गौरव चंदेल की आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई थी। गौरव चंदेल ने कहा कि मैं अपने गाड़ी के पेपर चेक करवा रहा हूँ। और उस वक्त वो परथला चौक है एक, वहाँ पे थे। परथला चौक से गौरव चंदेल के घर की दूरी जहाँ वो रहते थे करीब 4 किलोमीटर था। मतलब आराम से अगले 5-10 मिनट उनको घर पहुँच जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पेपर चेक करवा रहा हूँ गाड़ी के, और मैं अभी घर आ रहा हूँ। इतना कहकर जब वो फ़ोन काटने वाले थे, उससे पहले प्रीति को दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अपनी गाड़ी आप सड़क किनारे लगाइए और पेपर दीजिए। तो जो गौरव कह रहे थे वही बात उसको फ़ोन पे दूसरी तरफ से सुनाई दी। अब रात को अगर कोई गाड़ी चेक कर रहा हो गाड़ी के पेपर, तो जाहिर सी बात हम सब यही मानेंगे कि पुलिस वाला है या ट्रैफिक पुलिस वाला है। तो प्रीति को भी यही लगा। उसने कहा कि नॉर्मल सी चीज़ है, पेपर चेक कर रहे होंगे। अक्सर होता है हमारे दिल्ली, नोएडा, हर जगह ही होता है। रात को कई बार बैरिकेड्स लगते हैं, चेकिंग होती है। तो वो फिर मुतमईन हो गई। 10:30 बजे कॉल किया था, उसे लगा कि चलो 10-15 मिनट में घर आ जाएंगे, लेकिन 11 बज गए, गौरव चंदेल घर नहीं पहुंचा। प्रीति ने दोबारा फ़ोन किया। जब दोबारा फ़ोन किया तो गौरव का फ़ोन बंद था। अब वो परेशान हुई। थोड़ी देर और वेट किया, अपने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों से बड़े अच्छे सारे के रिश्ते थे, सभी लोग गौरव को भी बहुत पसंद करते थे। थोड़ी देर और करते करते करीब 11:30-12 बज गया। अब उनसे रहा नहीं गया। पड़ोसियों के साथ प्रीति और उसके बाकी रिश्तेदार जो है वो उन्होंने फैसला किया कि हम चलते हैं। और चूंकि लास्ट उसने लोकेशन बताया था परथला चौक, तो ये लोग सीधे परथला चौक पहुंचते हैं। वहाँ पे चारों तरफ वो देखते हैं, सड़क किनारे गाड़ी रुकने की आखिरी आवाज़ सुनी थी वो भी देखते हैं। कहीं कोई गाड़ी, और उसने बिल्कुल अभी नई खरीदी थी गौरव ने, तो गौरव की कहीं कोई गाड़ी नहीं मिलती। गौरव का फ़ोन लगातार ट्राई कर रहे हैं, गौरव का फ़ोन स्विच ऑफ। थक हार कर देर रात प्रीति और उसके जो बाकी पड़ोसी थे, ये एक बिसरख पुलिस स्टेशन है, वहाँ पहुँचते हैं और जाकर बताते हैं ऐसी ऐसी बात है और गौरव नहीं मिल रहा, ना उसका फ़ोन है ना उसकी गाड़ी, और ऐसा कभी नहीं हुआ।
रात पुलिस वाले ये सब सुनने के बाद उन्हें लगता है कि वो कहीं चले गए होंगे, किसी दोस्त के पास होंगे, कहीं और होंगे, आप घबराइए मत, आप घर चली जाइए। वो टालने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को भी लगता है कि अभी 1-2 घंटा हुआ, शायद क्या पता गौरव कहीं आ जाए, किसी काम से चला गया हो, कुछ और बात हो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन वो खुद ही ढूंढते रहते हैं। परेशान होकर थोड़ी देर के बाद वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हमें घबराहट हो रही है और वो गायब है। अब पुलिस वाले को लगता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि अच्छा कहाँ है। तो पुलिस वाले फिर वहाँ पे जब प्रथला चौक थी वहाँ तक साथ जाते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो खाना पूर्ति के लिए गए थे। इसके बाद लौट आते हैं। गौरव के पड़ोसी, गौरव की पत्नी, ये सब पढ़े लिखे, इन्हें सारी चीज़ें पता। इन्होंने कहा कि एक बार आप मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कीजिए, आखिरी बार प्रथला चौक से बात हुई, उसके बाद वो कहाँ है। आनाकानी करते हुए आखिरकार पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया। तो जब मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि प्रथला चौक जहाँ पे आखिरी बातचीत हुई थी, उसके बाद गौरव चंदेल का मोबाइल का लोकेशन जो है वो हैबतपुर थी। हैबतपुर एक जगह है यहीं, और हैबतपुर प्रथला चौक से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर था। और ट्रेस किया गया तो पता चला कि हैबतपुर के बाद जो चंदेल की मोबाइल की जो लोकेशन है वो दूसरी लोकेशन रोज़ा जलालपुर है, और रोज़ा जलालपुर हैबतपुर से करीब 9 किलोमीटर दूर। इसके बाद एक तीसरा लोकेशन पता चला, और वो तीसरा लोकेशन था सैदुल्लापुर, और सैदुल्लापुर जो था वो रोज़ा जलालपुर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे। लेकिन ये जो तीनों रूट था प्रथला चौक से, चाहे वो हैबतपुर हो, रोज़ा जलालपुर हो या सैदुल्लापुर हो, ये तीनों गौरव चंदेल के घर के रूट में नहीं था, ये अपोजिट था। और ये तीनों रूट मेन हाईवे से हटकर कच्ची सड़क पर था। तो अब सवाल ये कि इन तीनों इलाकों में प्रीति ने बताया कि गौरव का ना कोई दोस्त रहता है, ना कोई जानकार रहता है, वो उस तरफ कभी जाते नहीं, और घर के उलट ये दूसरी रूट पे क्यों जा रहा है। घबराहट होगी, टेंशन होगी, लेकिन पुलिस वाले फिर कुछ नहीं करते। फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा आपका घर यहाँ है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो बिसरख थाना है इसमें ये इलाका नहीं लगेगा, आप जाइए यहाँ से थाना फेज़ 3, ये थाना फेज़ 3 का एरिया है। अब बेचारे मरते ना क्या करते, प्रीति और उनका पड़ोसी भागता हुआ फेज़ 3 जाता, फेज़ 3 में सारी चीज़ें बताता है कि वो यहाँ थे, लास्ट लोकेशन वहाँ थे। फेज़ 3 वाले भी रात का वक्त, शायद ठंड, काम करने की इजाज़त उनको नहीं दे रहा हो, उन्होंने इन सभी को एक चेरी काउंटी पुलिस चौकी कहा कि ये उस एरिया में पड़ेगा, आप चेरी काउंटी पुलिस चौकी जाइए। तब ये तीसरी पुलिस स्टेशन या तीसरी चौकी में भागते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं फिर ये सब कुछ बताते हैं, तब उनसे कहा जाता नहीं, ये तो आप गलत जगह आ गए, आपको ये एरिया जो है वो गौड़ सिटी पुलिस स्टेशन में लगेगा, तो आप गौड़ सिटी जाइए। फिर ये चौथे पुलिस स्टेशन जाते हैं। हर थाना वाला अपनी अपनी सरहद नाप रहा था और बता रहा था कि हमारी सरहद यहाँ तक है, इसके बाद की सरहद उनकी है, तो आप वहाँ जाइए। तब तक इन लोगों को एहसास हो गया था कि पुलिस का ये रवैया क्या है, और पुलिस वैसे भी जब तक क्राइम ना हो जाए एक्टिव नहीं होती। तो इन लोगों ने तय किया कि हटाओ, पुलिस के भरोसे ना बैठें, हम खुद ढूंढें। तो पड़ोसी और गौरव की पत्नी उस पूरे रूट में रात भर चक्कर काटती रही। एक पॉइंट था उनके पास जो आखिरी बातचीत सुनी थी कि गाड़ी सड़क किनारे लगा लो। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि सड़क किनारे देखते हुए चले। तो रात के अंधेरे में ये सड़क किनारे चलते रहे, ढूंढते रहे। सुबह 4:30 बज गया। 4:30 बजे ये उसी रूट से जो मोबाइल का लोकेशन था, जो काम पुलिस को करना चाहिए था, उस लोकेशन के हिसाब से आगे पीछे बढ़ते रहे। एक बहुत मशहूर है हिंडन नदी, गाज़ियाबाद। उस हिंडन नदी के किनारे एक सड़क है। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उस सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ था। इन्हें लगा कि कोई होगा, कोई नशे में पड़ा होगा। नज़दीक जाते हैं, उसको पलटते हैं, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो गौरव चंदेल था। खून से लथपथ वहीं पड़ा हुआ था। सारे बदहवास उसको उठाते हैं, फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब ले जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, ब्रॉड डेड, मुर्दा करार दे देता है। अब इसके बाद हॉस्पिटल के ज़रिए पुलिस तक खबर पहुंचती है। अब पुलिस की पहली बार हाथ पैर फूलते हैं, क्योंकि एक शख्स जिसकी एक बीवी रात भर मिन्नतें कर रही है, पुलिस के आगे हाथ जोड़ रही है,
कि मेरे पति को ढूंढ दो, उसके लोकेशन के हिसाब से ट्रेस करो, उसकी गाड़ी है वो ढूंढो, उसके नंबर फ्लैश करा दो। लेकिन उन्होंने थानों की सरहदें नाप कर उन लोगों को ही किनारे कर दिया। लेकिन अब लाश मिली थी। अब भी ये नहीं पता था कि हुआ क्या। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आती है वो और भी पुलिस वालों को ज़्यादा डरा जाती है, क्योंकि गौरव चंदेल के सर से 2 गोली मिली। उसे गोली मारी गई थी, जिस्म पे जगह जगह चोट के निशान थे। अब इसके बाद आनन फानन में एक तो लोगों का गुस्सा, पड़ोसी, बाकी लोगों को जैसे जैसे सच्चाई पता चली, पुलिस की लापरवाही, वो भड़के। तो आमतौर पे यही होता है, गुस्सा शांत करने के लिए फिर बड़े अफसर आते हैं। एसएसपी साहब आए सामने, 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए। लेकिन यहाँ कायदे से गौरव जा चुका था इस दुनिया से। उसकी बीवी के लिए अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था कि कौन सस्पेंड होता और कौन क्या होता है। अब पुलिस जांच शुरू करती है। आज 18 दिन हो गए, नोएडा को करीब 15 दिन हो गए अभी। अब तक नोएडा में एसएसपी हुआ करते थे, बट अब वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया पुलिस का। यूपी गवर्नमेंट ने 2 ऐसे, एक नोएडा और एक लखनऊ, इन दोनों को अब कमिश्नरी का दर्जा दे दिया। मतलब अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा अफसर होगा पुलिस का वो एसएसपी नहीं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होगा, बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाएगा। तो ये एक ट्रायल के तौर पर ये शुरू किया गया है नोएडा में और लखनऊ में। तो नोएडा के आखिरी एसएसपी यहाँ से जो थे वैभव कृष्ण, वो चले गए। लेकिन गौरव चंदेल के कत्ल का राज, उसका सच वो नहीं बता पाए। नए कमिश्नर आ गए, उनको भी आए हुए 15 दिन हो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम कि गौरव चंदेल का कातिल कौन है। अब मैंने जो इरफान हुसैन की आपको कहानी सुनाई थी और उसके साथ उसको इसलिए जोड़ा था कि इरफान हुसैन की लाश भी और जो कुछ रात में हुआ वो भी कार में थे, गौरव चंदेल भी कार में। उन्होंने भी आखिरी बार फ़ोन किया था, गौरव चंदेल ने भी आखिरी बार बीवी को फ़ोन किया। उनकी लाश भी सड़क किनारे, हाईवे के किनारे मिली। गौरव चंदेल की लाश भी सड़क के किनारे मिली। इरफान हुसैन के कातिल का आज तक पता नहीं, गौरव चंदेल के कातिल का आज 18 दिन बाद पता नहीं। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि पता चले। लेकिन अब सवाल ये है कि गौरव चंदेल के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या होगा। 2-3 चीज़ें। पहली चीज़, गौरव चंदेल ने आखिरी कॉल अपनी बीवी को किया और कहा कि वो पेपर चेक करा रहा है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि रात को अगर कोई गाड़ी का पेपर चेक करा रहा है, गौरव चंदेल पढ़ा लिखा है, तो वो वर्दी में होगा और शायद तभी गाड़ी रोकी और पेपर चेक कराया। तो क्या जो पेपर चेक कर रहे थे वो सच में पुलिस वाले थे? क्या उन पुलिस वालों से कुछ कहा सुनी हुई? क्या गौरव चंदेल की जो क्या कत्ल हुआ है उसके पीछे पुलिस वालों का हाथ हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या उन पुलिस वालों की वर्दी में लुटेरे थे? लुटेरों का कोई गैंग था जो वहाँ पे उस रूट पे एक्टिव है और उसने गौरव को मारा? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि अगर आमतौर पे जब लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि फटाफट भाग ले, निकल लें वहाँ से, और बहुत हुआ तो फिर गोली वोली तो मारते हैं, लेकिन नज़दीक से सर में वो भी 2 गोली मारना, मतलब जो भी लुटेरा था वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि गौरव चंदेल जिंदा ना बचे। तो क्या वो लुटेरे या जिन्होंने मारा वो गौरव के जानने वाले थे? क्या गौरव की किसी से दुश्मनी थी? इसके अलावा जो चौथी चीज़ कि गौरव के कत्ल के लगभग 1 हफ्ते के बाद गौरव की वो कार डासना मसूरी इलाके से बरामद होती है, जहां से गौरव की लाश मिली। उस जगह से उस जहां पे कार बरामद हुई करीब 21 किलोमीटर की दूरी है। डासना मसूरी में जब ये कार बरामद हुई तो एक और चीज़ सामने आई। डासना मसूरी में एक लुटेरों का गैंग काफ़ी एक्टिव था और वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए थे। तो क्या डासना मसूरी से गौरव के कत्ल का कोई लिंक जुड़ता है? तीसरी चीज़, गौरव बाद में जब पुलिस एक्टिव हुई और फिर उस रात के कहीं जहाँ जहाँ पे मुहैया हो पाई सीसीटीवी फुटेज देखा, तो पुलिस ये कह रही है कि गौरव के कार में कुछ और लोग बैठे थे, चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उस कार के ज़रिए उन्होंने एक और कार लूटी। उस कार का क्या हुआ, उस कार का ऑनर कौन का पता नहीं अभी। तो कुल मिला के गौरव की कत्ल की कहानी, जो कत्ल के पीछे का सच, अभी भी एक पहेली है। 18 दिन हो गए,
नोएडा को नया कमिश्नर मिल चुका है। कमिश्नर मिलने के बाद हमें उम्मीद की जानी चाहिए थी कि और ज़्यादा बेहतर पुलिस काम करेगी, बेहतर एक्टिव होगी। लेकिन ना नोएडा के आखिरी एसएसपी जाते जाते इस कत्ल को सुलझा पाए, ना नोएडा के नए कमिश्नर अभी आने के बाद उनको कम से कम 15 दिन तो हो चुका है, इस कत्ल से जुड़ा हुआ कोई भी क्लू वो दे पाए। और गौरव चंदेल की ये कत्ल की कहानी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और मैंने इसलिए कहा कि नोएडा के आरुषि के साथ जोड़ करके अगर शुरुआत में जिस तरीके से प्रीति पुलिस गई थी पहली बार बिसरक पुलिस स्टेशन, और वो लोकेशन के हिसाब से बात कर रही थी, बता रही थी, अगर पुलिस की टीम इस पूरे रूट को छान मारती और बाकी जगह पे भी वो मैसेज देकर पुलिस को एक्टिव कर देती, तो मुझे लगता है कि शायद गौरव के कत्ल की तफ्तीश भी अब नहीं करनी पड़ती। हो सकता है कि उस वक्त गौरव जिंदा ही मिल जाता, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। उसकी वजह से, उसकी लापरवाही से एक शख्स का कत्ल हो गया और कातिल का आज भी सुराग नहीं है। मेरी दुआ यही है कि आरुषि जैसा हश्र न हो इस केस का, जो भी कातिल है वो सामने आए और जल्द से जल्द उसको उसके किए की सज़ा मिले, तभी ये इंसाफ हो पाएगा। तो ये थी कहानी गौरव चंदेल की। अब आपसे मुलाकात होगी कल शनिवार को। कहानी है रिकॉर्डेड, हालांकि कहानी आज भी रिकॉर्डेड है, लेकिन अब आखिरी में थोड़ा होशियार हो गया तो इसलिए मैं शुरू में नहीं आखिरी में बताता हूँ। तो कई काम हैं और कुछ चीज़ें थी इसलिए रिकॉर्डेड है, लेकिन कहानी है वादे के मुताबिक और कल भी होगी। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।